अच्छा, अब सपोर्ट एंड मूवमेंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें मैंने आपको बोन्स का, ब्रोकन बोन्स का, फ्रैक्चर का बता दिया था, बट थोड़ी-सी मुझे लगता है ये 1-2 बातें जो हैं वो थोड़ी-सी रह गई थी, अब यहाँ देख लेते हैं। देखिए, जब रिपेयर करते हैं बोन्स की, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है रिडक्शन का। रिडक्शन में क्या होता है कि जब एक बोन फ्रैक्चर हो गई, अब रिडक्शन करेंगे। इसमें क्या होगा कि क्लोज़ रिडक्शन होती है, जैसे मिसाल के तौर पर फिजिशियन जो है वो बोन को अपनी जगह फिक्स कर देता है, ठीक है? मतलब बोन को वापस अपनी जगह लाना है। अगर तो बहुत ज़्यादा जो है फ्रैक्चर ज़्यादा हो तो ओपन करते हैं, मतलब सर्जरी के ज़रिए पिन्स या रॉड्स या वायर से हम बोन्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक बोन थी और ये फ्रैक्चर हो गई। फ्रैक्चर होने के बाद इसके ऐसे 2 पार्ट्स बन गए, ठीक है? तो हमें इन 2 पार्ट्स को आपस में मिलाना है, ठीक है? अगर तो बोन ऐसे फ्रैक्चर होगी कि बिल्कुल मैनुअली हो जाए, कोई इतने ज़्यादा फ्रैक्चर ना हो तो हो जाएगा। अगर ये वाला सीन हो, ये वाली फ्रैक्चर हो, तो बीच में से गैप है, तो इसको सर्जरी के ज़रिए मिलाएँगे, जैसे पिन्स, रॉड्स या वायर्स वगैरह से हम इसको बोन्स के पार्ट्स को मिला देंगे। तो ये मेंशन है रिस्टोरिंग फ्रैक्चर बाय रिटर्निंग अफेक्टेड पार्ट टू नॉर्मल लोकेशन। नॉर्मल लोकेशन पर ज़ाहिर है अफेक्टेड पार्ट को लाएंगे तो ही हीलिंग स्टार्ट होगी। दूसरा प्रोसेस होता है रीअलाइनमेंट का, मतलब क्या कि बोन को नॉर्मल अपनी प्लेस पे ले आए जहाँ वो पहले थी। उसके बाद इमोबिलाइज कर देते हैं, जैसे हम प्लास्टर बांध देते हैं। तो कास्ट या ट्रैक्शन ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हार्ड मटेरियल्स होते हैं, जो कि बोन्स को एक जगह फिक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, अलाउ हीलिंग प्रोसेस टू बिगिन। एक जगह ज़ाहिर बोन जो है फिक्स हो गई, अभी हीलिंग जो है स्टार्ट खुद हो जाती है, क्योंकि बोन क्या है, बोन जो है वो अलाइव टिशू है, मतलब डेड टिशू नहीं है ये, इसकी ब्लड सप्लाई भी है, तो ये हीलिंग खुद कर लेता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हीलिंग जो है वो होती है 8 से 12 वीक में कंप्लीट होती है, और ज़्यादा भी टाइम लग सकता है अगर वेट बेरिंग बोन्स हो, जैसे हिप बोन वगैरह है, या ज़्यादा वेट हमारा पड़ता है तो इसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और अगर एज ज़्यादा हो तब भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि एज ज़्यादा हो तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अफेक्ट हुई हुई होती है, कम हो चुकी होती है। ब्लड सर्कुलेशन कम होगी तो हीलिंग भी कम होगी, स्लो होगी। अच्छा, अब मसल्स का टॉपिक स्टार्ट करना है हमने। मसल्स क्या है? मसल एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। जैसे हम कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ा था हमने, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है। मसल भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो मूवमेंट को अलाउ करता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और रिलैक्स भी कर सकता है। जैसे आप कोई चीज़ उठाते हैं, आपका बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है और हार्ड हो जाता है। आप अगर बिल्कुल नॉर्मल खड़े हों तो आपका बाइसेप जो है रिलैक्स रहता है, जो लेंथन हो जाता है और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसी होती है। अब मसल्स में कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जैसे एक्टिन प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन है, ट्रोपोनिन प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है। इन सब प्रोटीन्स को वन बाय वन आगे पढ़ेंगे भी, जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कह रहे होते हैं। अब 3 तरह के मसल्स हैं, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल। वन बाय वन सबके करैक्टर्स देखते हैं। स्मूथ मसल क्या होता है, मैं इनकी आपको पहले डायग्राम दिखा दूँ। ये डायग्राम में देखें, ये है स्मूथ मसल। अगर यहाँ थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी, स्मूथ मसल में आप देखें तो कोई लाइंस मौजूद नहीं है ऐसी ऐसी, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल स्मूथ है, जैसे इसका वर्ड ही बता रहा है। अगर आप देखें ये स्केलेटल मसल है, इसमें लाइंस मौजूद हैं, जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, लाइंस मौजूद हैं इसमें। तो इन लाइंस को हम कहते हैं स्ट्राइएशंस हैं, स्ट्राइएशन। ऐसे कार्डिक मसल में भी देखें, इसमें भी लाइंस मौजूद हैं, ये लाइन, ठीक है। इसको स्ट्राइएशंस कहते हैं। कार्डिक मसल में एक और चीज़ आप अगर गौर करें तो इसमें कनेक्शंस हैं, ये इंटरकनेक्टेड है। देखिए यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है, ये मसल कनेक्ट है यहाँ से। तो कार्डिक जो मसल है आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। अब हम करेक्टर्स को पढ़ते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ये क्या है, अनस्ट्रिप्ड है, नॉन स्ट्राइटेड है, मतलब लाइन्स इसमें मौजूद नहीं। स्पिंडल शेप मतलब कि ऐसी शेप होती है दोनों कोने हों और बीच में से ये थोड़ा सा मोटा हो, ये वाली शेप होती है, ठीक है। जैसे ये भी मैंने बनाई है। उसे यूनिन्यूक्लियेट मतलब एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन स्लो होती है, मगर इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या कि ये हमारी मर्जी से नहीं होता। ऐसे ये कहाँ मौजूद हैं, ये मौजूद होते हैं हमारे पास ब्लड वेसल्स में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ब्रोंक्यूल्स में, मतलब हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हमारे जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, जैसे ऐसे ऑर्गन जिसके बीच में स्पेस है, ठीक है। जैसे इसोफेगस है, इसोफेगस के बीच में स्पेस ताकि खाना गुजर सके। स्टमक है, स्टमक के बीच में स्पेस है ताकि खाना उसके अंदर आ सके। तो हॉलो ऑर्गन्स हैं सारे। इनके अंदर हमारी बॉडी में जो हॉलो ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स भी इनको कहते हैं, इनमें ये मौजूद होते हैं। तो हम अगर आप मिसाल के तौर पर खाना खा के सो जाएं तो आपको तो कोई फिक्र नहीं होती डाइजेशन होगी या नहीं होगी, डाइजेशन खुद हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ये मसल जो है इनवॉलंटरी है। अच्छा, उसके बाद इनवॉलंटरी और कंट्रोल कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स जो हैं इसको खुद ब खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी बात स्मूथ मसल की। अगर कार्डिक मसल को देखें तो कार्डिक का वर्ड ही हार्ट के लिए होता है, तो हार्ट का मसल है, और हार्ट वॉल जो है 3 लेयर से बनी होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। जैसे एंडोकार्डियम हार्ट वॉल के अंदर लेयर है, फिर मायोकार्डियम मिडल है, एपिकार्डियम बाहर। जो मिडल लेयर है मायोकार्डियम, मायो का वर्ड ही यूज़ होता है मसल के लिए, ये बना होता है कार्डिक मसल से। अब कुछ करेक्टर्स है कार्डिक मसल की, क्या कि कंपोज्ड ऑफ चेन्स ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। चेन्स होती हैं सेल की, से ये चेन में
सेल जो है चेन में लगे हुए हैं, जैसे ये मैंने बनाया है तो चेन होती है, जैसे मैंने डायग्राम में भी दिखाया था, इंटरकनेक्टेड है, चेन्स बना रहे हैं। और हर सेल के बाद अपना न्यूक्लियस होता है। कुछ सेल जो है बाय न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकता है कुछ सेल्स में, और कुछ यूनी न्यूक्लिएट भी होते हैं। और ऑर्गेनाइज इंटू फाइबर्स में धागों की तरह ऑर्गेनाइज होते हैं, चेन बनाते हैं। और ब्रांच होते हैं, जैसे मैंने नीचे बताया था इंटरकनेक्टेड हैं, तो वो ब्रांचिंग बना रहे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया, ये देखें, ये ब्रांचिंग है सारी, ये ब्रांच है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड होते हैं तो ब्रांचेस खुद बन जाती हैं। उसके बाद एक चीज़ जो मैंने यहाँ से आपको बतानी है, मैं दोबारा बना लेता हूँ। ये अगर दो सेल हैं कार्डियक मसल के, इनके बीच में जो है एक चीज़ मौजूद होती है, इसको कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क। इंटरकलेटेड डिस्क, ठीक है। इंटरकलेटेड डिस्क का एक काम तो ये तो कर देती है, सेल्स को ज्वाइन करती है। दूसरा काम ये है कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, मतलब क्या, अगर मिसाल के तौर पर नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है, आइंस के जरिए, जैसे सोडियम आइन होता है, क्लोराइड है, पोटेशियम है। तो इंटरकलेटेड डिस्क के जरिए क्या होता है, जैसे एक सेल है और ये दूसरे सेल है, ये इंटरकलेटेड डिस्क है, ये क्या करती है, ज्वाइन करिए सेल को। सोडियम आइन इस सेल से इस सेल में आ सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये पूरा जो कार्डिक मसल्स के सेल, कार्डिक मसल है, इसके सारे जितने भी सेल्स हैं, ये एक यूनिट की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि जो आइंस वगैरह हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इम्पल्स जो है, नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है एक सेल से दूसरे सेल। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि नर्व इम्पल्स एक साथ ही सब में ट्रांसमिट हो जाती है। तो इंटरकलेटेड डिस्क का ये फंक्शन है। उसके बाद वो स्ट्राइएशन जिस पे होती हैं, और इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हार्ट मसल के आपको पता नहीं होता, हार्ट खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, तो इनवॉलंटरी होते हैं। उसके बाद स्केलेटल मसल है, ये मसल ऐसा, स्केलेटल बॉडी बता रहा है हमारा ढांचा, ऐसे मसल जो हमारे ढांचे से, हमारे बोन से अटैच टू स्केलेटन, ऐसे मसल से एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ बोन्स, ठीक है। हम जितना भी मूव करते हैं, चलते फिरते हैं, हाथ उठाते हैं, ये सारे क्या है, स्केलेटल मसल की वजह से। इनकी शेप कैसे हो सकती है, इनकी शेप स्पिंडल, वही जैसे स्मूथ मसल की भी हो सकती है, स्मूथ मसल की तरह, और सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, ऐसी शेप सिलेंड्रिकल। मतलब सिलेंड्रिकल का मतलब होता है ऐसी शेप इसकी लेंथ और विड्थ दोनों हो। अच्छा, अब इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, ओवल शेप्ड, ठीक है, गोल अंडे की तरह, अंडे की शेप की तरह न्यूक्लियस होते हैं, और मल्टीपल, एक सेल में एक से ज़्यादा होते हैं। उसके बाद ये जो है, ये कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, बट कॉन्शियसली, मतलब क्या है कि वॉलंटरी है, मतलब आप अगर हाथ मूव करें, अपनी मर्जी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन इसकी होती है, और नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा होता है। और इसमें स्ट्राइएशंस हैं, मैंने आपको डायग्राम पर भी दिखा दिया था। स्ट्राइएशन मतलब वही निशान जो होते हैं मसल के ऊपर, जैसे ये मैंने बनाया। तो रेगुलर स्ट्रिप्ड और स्ट्राइएशंस बिकॉज दे शो ऑल्टरनेट बैंड्स होते हैं इस पर, लाइट और डार्क। ये वाली चीज़ आपको थोड़ा सा आगे हम पढ़ते जाएंगे, समझ आता जाएगा, लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। एक टर्म मैंने आपको यहाँ बतानी है टेंडन की। टेंडन क्या होता है कि मसल जो है वो जो बोन से कनेक्ट होता है, ठीक है। अगर ये मसल है और ये बोन है, ये आपस में कनेक्ट किसके ज़रिए होंगे, ये टेंडन के ज़रिए होंगे। टेंडन क्या है, एक कोलेजन फाइबर से बना हुआ है, और नॉन इलास्टिक होता है, मतलब ये खींच नहीं सकता, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये जो है, ये टेंडन का करेक्टर है, और मसल को बोन से कनेक्ट करता है। एक और चीज़ होती है, इसको कहते हैं लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट जो है बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। देखिए, स्केलेटल मसल जो है, ये तो एक टिश्यू है मसल। टिश्यू का आपको पता है, बहुत सारे सेल मिलके क्या बना लेते हैं, एक टिश्यू बना लेते हैं। अब टिश्यू में क्या मौजूद होंगे, सेल्स, जिसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स कह लें या मसल सेल्स कह लें, एक ही बात है। और अब मैं ये मसल फाइबर बना लेता हूँ, ये मसल का एक सेल है, इसके अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स, मतलब धागे नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। मैं धागे नुमा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इस सेल के अंदर, ये धागे नुमा स्ट्रक्चर आगे। और ये धागे नुमा स्ट्रक्चर जो है, इनके अंदर कुछ फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, कुछ जो है थिन फिलामेंट होते हैं, कुछ थिक फिलामेंट होते हैं, इसको मायोफिलामेंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर धागे नुमा स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो है वो थिन फिलामेंट है, यहाँ पर जो है वो थिक फिलामेंट है, ठीक है। धागे नुमा स्ट्रक्चर को भी और डिटेल में जब पढ़ेंगे तो इनमें थिन और थिक फिलामेंट मिलते हैं, इनको आगे पढ़ते आते हैं। अब मसल फाइबर्स क्या है, जो मसल का सेल है वो क्या है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता है, वही सिलेंड्रिकल मतलब ऐसा जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों हो, और मल्टी न्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस ज़्यादा होता है। सार्कोलेमा का वर्ड यूज़ होता है मसल की सेल मेम्ब्रेन के लिए। मसल सेल है, उसके सेल मेम्ब्रेन के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे सार्कोलेमा, सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। सार्कोप्लाज्म वही जो साइटोप्लाज्म है मसल सेल का, उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ये सिमिलर टू साइटोप्लाज्म ऑफ नॉर्मल सेल होता है, बट इसमें कुछ 3-4 एक्सेप्शन होती हैं। क्या, इसके अंदर ग्लाइकोजन की कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर मायोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन का क्या काम है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ठीक है। ग्लाइकोजन का क्या काम है, टूट के ग्लूकोज में टूट जाएगा और क्या देगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ज़ाहिर है मसल को एनर्जी चाहिए मूव करने के लिए। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं, मगर विदाउट राइबोसोम्स होते हैं, और फिर इसको हम क्या नाम दे देते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मगर उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, और इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दे देते हैं। और ये कैल्शियम को स्टोर करता है, और कैल्शियम जो है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का बहुत मेन पार्ट रोल अदा करता है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे मायोफिब्रिल वही धागे स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया था। अब जो मसल फाइबर को हम अल्ट्रा मैग्नीफिकेशन, मतलब बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन करके देखें, तो हमें पता चलता है कि लार्ज नंबर ऑफ फिब्रिल्स, लार्ज नंबर ऑफ धागे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जैसे मैंने इस डायग्राम में बताया है। और ये जो है ये पैरेलल होते हैं, और इंटायर लाइन मतलब पूरे सेल में मौजूद होते हैं, और पैरेलल अरेंज होते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा जो है वो
इस डायग्राम से पहले थोड़ा सा समझा दूँ, डायग्राम थोड़ी सी सही नहीं है। चलें इस पे करते हैं हम। अच्छा चलिए मैं आपको पहले ये सार्कोमेयर का पहले यहाँ से कॉन्सेप्ट दूँ, फिर हम वहाँ चलेंगे। देखिए मायोफिब्रिल जो है, मायोफिब्रिल जो मैंने बताया धागेनुमा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर स्मॉलर प्रोटीन्स जो है, स्मॉलर कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स मौजूद होते हैं। मतलब क्या, ऐसे यूनिट जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर ये एक मायोफिब्रिल है, मायोफिब्रिल के इस हिस्से को मैं जूम कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ ऐसा ये पूरा यूनिट मौजूद है, ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाला यूनिट है। ठीक है, अब इस यूनिट को हम पढ़ेंगे, नाम इसको यूनिट को देते हैं सार्कोमेयर, और ये यूनिट को हम और डिटेल में पढ़ते हैं। और ईच सार्कोमेयर, हर सार्कोमेयर के अंदर क्या होता है, लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं जो कि इसको स्ट्राइटेड अपीयरेंस देते हैं। और लाइट और डार्क बैंड अब क्यों आते हैं, अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। ये वाली डायग्राम देख लेते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले होता है ये एक सार्कोमेयर है, ये वाली जेड लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक एक सार्कोमेयर है। ठीक है, अब सार्कोमेयर बिटवीन, अब आपको पता चल गया एक लाइन होती है जेड लाइन। ठीक है, उसके बीच में होता है जेड लाइन। क्या है, बस एक चीज़ है जो कि जिसका नाम जेड लाइन है, और वो उन दोनों जेड लाइन के बीच में सार्कोमेयर होते हैं। पूछ भी लिया जाता है कि सार्कोमेयर किस चीज़ के बीच में होते हैं, टू जेड लाइन्स के बीच में। और जेड लाइन यहाँ स्ट्रेट शो की हुई है, बट जिग जैग होती है ऐसे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि मायोफिब्रिल के अंदर थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट, ये दो तरह के फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। तो ये थिन फिलामेंट जो है, ये वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा क्या है, थिन फिलामेंट है। ठीक है, इस साइड पर भी पूरा क्या है, थिन फिलामेंट है। तो हमें क्या पता चला कि थिन फिलामेंट जो है वो जेड लाइन से डायरेक्टली अटैच है। जेड लाइन कोई एक लाइन है, ठीक है, उससे थिन फिलामेंट जो है वो डायरेक्टली अटैच है। उसके बाद जो थिन फिलामेंट हैं इनको हम फिर नाम दे देते हैं, क्योंकि ये लाइट अपीयरेंस देते हैं। ज़ाहिर थिन है तो लाइट अपीयरेंस देंगे, पतले हैं तो ये वाला रीजन क्या होता है, ये वाला रीजन होता है लाइट। इसको नाम हम दे देते हैं आई बैंड का। क्या नाम दे देते हैं, आई बैंड का। उसके बाद ये बने हुए होते हैं, अच्छा इस इनकी प्रोटीन से हम ऊपर जाके देख लेंगे, वैसे एक्टिन से, मेनली एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अच्छा उसके बाद अंदर ये मौजूद है, ये है आपके पास जो डार्क कलर में है, ये है आपके पास जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये है थिक फिलामेंट। ठीक है, थिक फिलामेंट है तो थिक है, इसके ज़ाहिर है थिकनेस ज़्यादा है, तो ये क्या कलर देगा, ये डार्क कलर देगा। तो हमें ये पता चलता है कि जहाँ जहाँ हमें साइड्स में साइड्स में हमें थिन फिलामेंट मिलते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ लाइट कलर हमें शो होता है, और जहाँ पर बीच में हमें थिक फिलामेंट्स मिलते हैं वहाँ डार्क कलर शो हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा तो अब मैं ये वाला एक बार पहले मिटा देता हूँ। तो अगर गौर करें, आप एक चीज़ पे आप गौर करें तो आपको ये आइडिया होगा कि ये वाला रीजन ऐसा रीजन है जिसमें थिन फिलामेंट भी मौजूद है और थिक फिलामेंट भी मौजूद है। ठीक है, और ये वाला रीजन भी ऐसा ही है जिसमें थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट दोनों मौजूद है, मगर ये बीच वाला ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ, ये बीच वाला पूरा सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट मौजूद है। तो इसको हम कह देते हैं, ओनली थिक फिलामेंट जहाँ मौजूद होते हैं इसको कह देते हैं एज जोन। तो अगर आप अगर बताएं, यहाँ मैं दोबारा बना रहा हूँ इस जगह पर, ये सारे थे थिन फिलामेंट। ठीक है, और मैं इसका कलर चेंज करके अब इसको बना देता हूँ, ये मैं बना दिया मैंने थिक फिलामेंट। तो ऐसा रीजन जहाँ दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ये वाले रीजन जहाँ थिन और थिक दोनों मौजूद है, ज़्यादा डार्क होगा, ज़्यादा दो चीज़ें मौजूद हैं। और ऐसा रीजन जहाँ सिर्फ थिक फिलामेंट मौजूद है, ये और दो थिक फिलामेंट डार्क कलर तो देता है, मगर डार्क तो होगा मगर लेस डार्क होगा, लेस डार्क। तो जो लेस डार्क होता है इसको इसलिए हम कह देते हैं एज जोन। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और एज जोन के बीच में यहाँ पर एक लाइन मौजूद होती है, जैसे मैंने लाइन बनाई है, इसको एम लाइन कह रहे होते हैं। ठीक है भाई, अगर ये वाले स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, अब आपको चीज़ें समझ आ जाएंगे। अच्छा हम यहाँ से पढ़े थे, सार्कोमेयर में मैंने बता दिया एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है, और ये बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल होता है, इसको सार्कोमेयर नाम देते हैं। और हर सार्कोमेयर में डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। अब आपको पता चल गया डार्क बैंड क्यों आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर ए बैंड है, और ए बैंड जो है वो किससे बना हुआ है, मायोसिन प्रोटीन से बना है, हम आगे अभी देखते हैं। और लाइट बैंड क्यों आ रहा था, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या था, वो आई बैंड वाला रीजन था, और इसके अंदर एक्टिन प्रोटीन मौजूद थी, इसलिए वो लाइट जो है वो थिन फिलामेंट था। और पूरे अलॉन्ग द लेंथ होता है ये। और स्ट्राइडेड अपीयरेंस इसलिए आ जाती है क्योंकि कहीं डार्क है कहीं लाइट, कहीं डार्क कहीं लाइट, तो स्ट्राइडेड अपीयरेंस आ जाती है। अब डार्क बैंड जो है, जो किससे बना हुआ है, ठीक है, बीच वाला जो था किससे बना हुआ था, मायोसिन प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, ए बैंड बना रहा है, तो इसको ए बैंड भी कहते हैं, मतलब एन आइसोटोपिक। और ये लाइट को पोलराइज कर सकता है। मतलब क्या है कि लाइट को सिंगल डायरेक्शन ऑफ लाइट, मिसाल के तौर पर ये एक लाइट थी, इससे लाइट पूरी डायरेक्शन में निकल रही है, तो यहाँ पर हमने कोई ऐसी चीज़ लगा दी इसमें थोड़ा सा गैप है, तो लाइट जो है सिर्फ इस गैप से जाएगी और एक पॉइंट पे पड़ेगी। तो लाइट को पोलराइज करने का मतलब ये है, एक सिंगल डायरेक्शन दे देता है लाइट को। अच्छा अब एच जोन क्या था, ए बैंड के बीच में
लाइट सेक्शन था, एक ऐसा सेक्शन था जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या था, थिक फिलामेंट मौजूद था। मैंने अभी आपको दिखाया थिक फिलामेंट, और किससे बना हुआ है, मायोसिन प्रोटीन से बना हुआ है, वो मौजूद था, इसीलिए थोड़ा सा लाइट कलर दे रहा था। और एच जोन के बीच में एक लाइन मैंने बताई थी, एम लाइन होती है। अब लाइट बैंड, इसको आई बैंड भी कहते हैं। आई बैंड का मतलब आइसोट्रोपिक, ये पोलराइज लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता, जैसे मैंने ऊपर बताया सिंगल डायरेक्शन देना, तो ये वो काम नहीं कर सकता। उसमें जेड लाइन है, जेड लाइन क्या है, जेड लाइन दोनों कोनों पर मौजूद है और एक यूनिट बना रही है। और आई बैंड को देखें यहाँ पर, अगर एक और चीज़ आप देखें, अगर अब इसको मैं थोड़ा मिटा दूँ ताकि वो चीज़ आपको क्लियर हो। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें, ये आई बैंड है वाला पूरा ना, ठीक है। तो आई बैंड एक, उसका आधा हिस्सा ये जेड लाइन के एक तरफ है, आधा हिस्सा एक तरफ है। मतलब क्या है कि आई बैंड को बाइसेक्ट कर देता है। तो यही मेंशन है, आई बैंड के मिड लाइन पे होता है ये। अच्छा भाई, अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल जो है, थोड़े से और डिटेल में जो मैंने बातें बताई यहीं पे वो वही बातें मेंशन है कि थिक फिलामेंट होते हैं जो कि बीच में होते हैं, और थिन फिलामेंट होते हैं। थिक फिलामेंट जो है वो क्या है, पूरा डार्क बैंड के इंटायर लेंथ, मतलब डार्क बैंड पूरा क्या, कौन बना रहा है, थिक फिलामेंट। किससे बने हुए हैं, ये प्रोटीन आपको याद रखना बहुत जरूरी है, मायोसिन प्रोटीन से बने हुए हैं। और मायोसिन कैसी प्रोटीन है, मायोसिन ऐसी प्रोटीन है कि इसके दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर, जैसे डीएनए होता है और इसके ऊपर ऐसे हेड होता है, जैसे मैंने ये बनाया है, ठीक है। दो पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि कॉइल्ड हुई है एक दूसरे के ऊपर, और 16 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है। तो 16 नैनोमीटर डायमीटर है। उसके बाद इसके आगे टेल होती है, और दो टेल जो है वो टर्मिनेट होती है दो ग्लोबुलर हेड में, ठीक है। जैसे ये हेड बनाए हुए दो ग्लोबुलर हेड होते हैं, और यही क्रॉस बेस बनाते हैं। क्रॉस बेस का मतलब ये है मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये आगे पढ़ेंगे हम। मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है इसमें, ये थिन फिलामेंट जो है ये वाले और ये वाले आपस में ज्वाइन होते हैं, क्रॉस बेस बना के कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। अच्छा, अब जो थिन फिलामेंट है इनका डायमीटर है 7 से 8 नैनोमीटर, मजाहिर है ये थिन है तो इनका डायमीटर, ये इसका 16 था और इसका समझ लें हाफ हो गया। 16 यहाँ पर मेंशन था अभी, हमने यहाँ पर देखा है ये वाला, ठीक है। 16 नैनोमीटर डायमीटर है और इसके समझे हाफ हो गया, तो क्या है, थिन फिलामेंट का डायमीटर है। और ये पार्टली ए बैंड होता है, पार्टली आई बैंड। ये बात मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखें। कुछ जो है इसका ये वाला हिस्सा किस में आ रहा है, आई बैंड में, मतलब जहाँ मायोसिन आ रही है आई बैंड, ठीक है, डार्क वाला रीजन, और ये वाला हिस्सा भी। और कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ अकेला है यहाँ पर ये ए बैंड में, तो इसका पार्टली हिस्सा ए बैंड में, पार्टली आई बैंड में। अगर ये वाली डायग्राम में विजुलाइज कर लें तो यहाँ की सारी बातें आपको याद हो जाएंगी, बस आपको प्रोटीन से याद करनी होंगी। और किससे बना है, ये एक्टिन प्रोटीन से बना है। मेन प्रोटीन इसकी एक्टिन है, और एक्टिन भी बिल्कुल वैसे ही डीएनए के दो जैसे धागे होते हैं वैसे ही एक दूसरे के ऊपर इंटरवाइन होती है। मैं एक्टिन के पास जैसे तस्बीह के दाने हैं वैसे छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे दाने, एक स्ट्रक्चर बनाया एक धागा, और छोटे छोटे दानों ने मिलकर दूसरा धागा बनाया, एक दूसरे के ऊपर इंटरवाइन हो गए। और इसके साथ दो प्रोटीन्स और मौजूद होती हैं, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन, ठीक है। ये ट्रोपोमाइसिन जो है ये भी क्या है, ये इसके ऊपर अटैच होती है एक्टिन के साथ, और ट्रोपोनिन भी क्या है, ये भी एक्टिन के साथ अटैच होती है। और ट्रोपोनिन के फर्दर आगे 3 यूनिट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, टिक से आप याद रख सकते हैं, TIC। एक जो यूनिट है ट्रोपोनिन का 40, ये बाइंड करता है ट्रोपोमाइसिन से, मतलब दूसरी प्रोटीन जो है ये वाली। एक जो इसका यूनिट है C वाला, ये बाइंड करता है कैल्शियम से, कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और I वाला जो है ये बाइंड करता है आपके पास, ये इनहिबिट करता है किसको, I से फॉर इनहिबिट है एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन को। एक्टिन ये थिन फिलामेंटल प्रोटीन और ये थिक फिलामेंटल प्रोटीन, ये जब भी इंटरेक्ट करती हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी, तो ये वाला जो आई वाला है ये इनहिबिट करता है। एक MCQ के लिए पॉइंट बेशक आपको समझ ना है, वो ये है कि 6 एक्टिन प्रोटीन जो है एक मायोसिन के अराउंड होती हैं, ठीक है। अगर ये एक मायोसिन है मतलब थिक फिलामेंट है, और इसके अराउंड 6 एक्टिन प्रोटीन होंगे मतलब थिन फिलामेंट है। बस ये MCQ के लिए आपको सिर्फ याद रखनी है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ना मायोसिन और एक्टिन, मायोसिन का मतलब है थिक फिलामेंट, एक्टिन का मतलब है थिन फिलामेंट, ये मैं आपको इसका स्ट्रक्चर अब अलग से इन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि मायोसिन के क्या होते हैं, हेड्स होते हैं। ये इसका देखें हेड है, ये दो ग्लोबुलर हेड हैं, दो आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये दो मायोसिन के हेड्स हैं और बाकी इसका पूरा स्ट्रक्चर है। ऐसे ही अगर आप एक्टिन में देखें तो ये देखें, ये जो तस्बीह नुमा स्ट्रक्चर है, ये एक्टिन के दो चेन्स हैं, इंटरवाइन हुई हैं। इसके ऊपर मैंने बताया था दो और प्रोटीन्स होती हैं, एक ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ट्रोपोनिन के फर्दर 3 यूनिट है, क्या है, TIC, ये कैल्शियम के लिए, ये इनहिबिट करता है एक्टिनोमायोसिन का, और ये ट्रोपोमायोसिन के लिए, इस प्रोटीन के बाइंड होने के लिए। तो ये इनके क्या है, सब यूनिट्स हैं। यहाँ से दोबारा देख लेते हैं, एक्टिन का स्ट्रक्चर है, ये तस्बीह नुमा स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। जिसको हम कह रहे हैं क्या है, एक्टिन है, इसके अंदर ट्रोपोनिन अटैच है, ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोनिन के वही यूनिट होंगे TIC, ठीक है। ये हो गया हमारा